हूँ। सर मत कहिए, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं आपका बहुत बहुत सारे वीडियोस मैंने आपके देखे हैं और जी मैं जी। काफी समय से आपको फॉलो कर रहा था। अरे जब आप भोपाल आए हुए थे तो मैं प्रथम जी। पंक्ति में बैठ के अरे मेरी बाप रे बाप, आई मिस यू इट मीन। हाँ, मेरी इच्छा आपसे बहुत बात करने की थी अरे और अच्छा अच्छा। लेकिन मेरे ख्याल से चलिए आपसे जो है ना, चूंकि आपका नंबर अभी या ये आपका पर्सनल नंबर है ये मेरा पर्सनल नंबर है। तो मैं इसे सेव कर लूंगा। और ठीक है, जनरली आपसे बात करना कब आपका कर कभी भी कर लें सर, कभी भी। क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब उसमें होता ही है कि बस जो कुछ लोगों का आप फोन इसलिए उठा लेते हैं, कुछ लोगों का नहीं उठाते। कुछ लोग जो है रात के 4 बजे फोन करके कहते हैं कि मैं आपकी स्पीच सुना था, बहुत अच्छी स्पीच थी आपने। मैंने कहा भाई मैं तो सुबह सुबह भी दे सकता था तुम हमारे पास मुझे। नहीं, आपने तो बहुत तथ्यों को खोजा है और ये सर। आपकी बात सुन के कई बार लगता है कि हम लोग बहुत अज्ञानी हैं। नहीं सर, नहीं, नहीं उसका सर, उसका पता नहीं उसका नहीं। उसका रीजन ये है ना कि जी देखो जी। हमारा इतिहास बदल दिया गया इन दुष्टों ने जो है। आप ये देखिए कि संविधान के जो है ना नियमों को नहीं माना, रूल ऑफ बिजनेस को नहीं माना, हर चीज अपनी जेब में रखी इन लोगों ने। और करेक्ट करेक्ट। और वो चीज आपने बहुत अच्छे ढंग से बाहर निकाली। और मुझे तो लगता है कि अभी जैसे आपने जो वक्फ बोर्ड के बारे में 2013 का वो कहा जी है, जी जी तो जी। यदि आप मुझे फ्लैग करके दे देंगे तो मैं रिलेवेंट चीजें पढ़ के मैं बहुत ऑथेंटिक ढंग से उस ओके, बात को कवर करने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली मैं, डन आई डू दैट। हाँ, मैंने एक क्राइम फ्री भारत, बेसिकली जब मैं डीजी पुलिस रिफॉर्म था मध्य प्रदेश में, उस हम्म समय मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक प्रस्ताव भेजा कि इस देश को अपराध मुक्त कैसे किया जाए। हम्म हम्म। और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान लिया और वो बीपीआरएनडी के तहत अभी नेशनल पुलिस मिशन है, वो मेरे ही उसमें लीडरशिप में है वो। और हम्म। रिटायरमेंट के बाद भी मुझे उसका प्रोजेक्ट लीडर रखा गया है। अच्छा। हाँ, और इसमें जो है 5 जो है सर्टेनिटीज हैं। मतलब मैं एक हम्म लाइन में बता दूं जिससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा। पहली हम्म। सर्टेनिटी ये है कि बिना थाने जाए आपकी लीगली एक्सेप्टेबल एफआईआर हो। हम्म। और यदि आपके विरुद्ध झूठी एफआईआर हो तो उसी सर्टेनिटी के साथ झूठी शिकायत करने वाले के विरुद्ध भी कार्रवाई हो। ओके एंड ये ओके, सब गुड पॉइंट। ये हाई डिजिटल टेक एंड वाला काम है जिसकी पूरी चीजें हम्म। मैं अपने एंड पे बना रहा। अच्छा, वेरी गुड वेरी हाँ, गुड। और दूसरा है कि पुलिस का साधारण से साधारण पुलिस ऑफिसर को क्राइम फ्री भारत के वॉलंटियर्स के माध्यम से वो सब चीजें इकट्ठी करके दी जाए, उसको इन्वेस्टिगेशन लीड दी जाए जिससे 7 दिन के अंदर विवेचना पूर्ण हो और हर चीज जो है वो डेट टाइम लोकेशन के साथ स्टैंप होते हुए उसको लॉक करके हैश वैल्यू से प्रोटेक्ट कर दिया जाए। और 3 सर्टिफिकेट भी रियल टाइम बेसिस पे क्रिएट हो जाएंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एडमिसिबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ इंटीग्रिटी और सर्टिफिकेट ऑफ चैन ऑफ कस्टडी। तो वो जो साक्ष्य है उसे कोर्ट में भी कोई झुटला नहीं पाएगा, किसी टेक्नोलॉजी से उसे मैनिपुलेट नहीं किया जा सकेगा। फिर तीसरा है द सर्टेनिटी ऑफ, पहले मैं कन्विक्शन कहता था लेकिन अब मैं पीछे हट गया हूं, अब मैं सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस कहने लगा हूं। क्योंकि यदि आपके खिलाफ यदि झूठी रिपोर्ट की गई है और सिस्टम उसे पकड़ ले रहा है तो कन्विक्शन क्यों होना चाहिए? कुटल होना चाहिए। जिसने झूठी रिपोर्ट लिखाई है और जिसने गलत विवेचना की है उनके विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए। और ये जो है सर्टेनिटी ऑफ जस्टिस विद इन 15 डेज, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए एक वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम हमने बना रहे हैं। और राउंड द क्लॉक जो है ट्रायल चलेंगे और किसी को कोर्ट में नहीं आना पड़ेगा। तो दिस ट्रायल विल बी पॉसिबल, इट विल बी मोर एफिशिएंट, इट विल बी परफेक्टली एज पर द लॉ ऑफ द डे एंड विदाउट जो है ना इनकन्वीनियंसिंग एनीबडी। और न्याय जो है वो 15 दिन में से 1 महीने के बीच में उसको सुनिश्चित किया जाएगा। और देन जो है ना चौथा है कि देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। तो इसके लिए एक मैंने नियम बना के भी ड्राफ्ट रूल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजा है। जिस दिन मैं रिटायर हो रहा था 30 सितंबर 2020 को, तो मैंने वो पूरा ड्राफ्ट रूल बना के भेजा कि इसको आप
65C के तहत जो है इसको आप पार्लियामेंट में इसको प्रोमलगेट करिए, और इसमें जो है सभी का 360 डिग्री इसमें रहेगा। एट द सेम टाइम राइट टू प्राइवेसी भी वो गारंटी कर रहा है। जी जी, क्योंकि एक सबसे बड़ी चीज है, तो उसको आपकी हर चीज 360 डिग्री में मालूम होगी। चेहरा आपका कैसा है, हंसते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, कपड़े कब बदलते हैं, क्राइम करने जाते हैं तो आपका एक्सप्रेशन कैसा रहता है, और उसको ये सब मालूम होगा कि अब आप जो है इस समय अपराध करने के लिए निकल रहे हैं। और फिर जो है अपराधी कहते हैं कि हर अपराधी अपनी गली में, हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है। तो फिर जो है उसको जो है हम उसकी गली के बाहर पकड़ेंगे, कुत्ते को कुत्ते की हैसियत से पकड़ेंगे, तो देयर विल बी सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन। शुरू में मे बी 50-60% होगा, लेकिन 2-3 सालों में ही ये 90-95% के आसपास आराम से पहुंच जाएगा। और फिर ये कहा गया है कि क्या इतने से भारत अपराध मुक्त हो जाएगा, तो मैं खुद कहता हूं कि नहीं होगा। क्योंकि यदि मेरा पेट भूखा है और यदि मैं अपराध इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि मेरा पेट भर जाए तो जेल मुझे बेटर प्लेस लग रहा है, तो ऐसे अपराध को तब तक नहीं रोका जा सकता है जब तक कि हम सर्टेनिटी के साथ अपराधी को रिहैबिलिटेट ना कर दें। तो जब अपराधी रिहैबिलिटेट हो जाएगा, और अपराधी तभी रिहैबिलिटेट होगा जब उसके पास अपराध करने का ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि अदरवाइज आप अपराधी को रिहैबिलिटेट ही नहीं कर पाएंगे। वो फोन करके कहता है कि एक खोखा पहुंचा देना, आप क्या रिहैबिलिटेट करेंगे जो जिसके एक फोन पे एक खोखा पहुंच रहा हो। तो वो सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन के बाद ही सर्टेनिटी ऑफ रिहैबिलिटेशन संभव है। तो ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रथम दृष्टया तो इसे माना है, लेकिन मुझे लगता है काले अंग्रेज ऐसा जहां पे 42% लोग क्रिमिनल्स हों और 29% जघन्य अपराध वाले हों, जहां हर कोई जो है बेकारियों जैसा फड़ बैठा हुआ है कि आ जाओ दाता के नाम हमारी पार्टी में, हम तुमको टिकट भी देंगे, पैसा भी देंगे, कैबिनेट रैंक भी देंगे, कारपोरेशन भी देंगे। तो उन हालातों में जहां सत्ता बनाना ही एक ध्येय है, वहां बहुत अच्छी बात की अपेक्षा करना बहुत मुश्किल है, बेमानी है। हाँ, तो मुझे क्या लगता है कि हमने एक सरकार से संवाद का तरीका निकाला है, क्योंकि जो किसानों ने किया है वो संवाद का तरीका नहीं हो सकता है, और हर कोई उतना कुर्बानी भी नहीं दे सकता है। 700 से अधिक किसान मारे गए, ठंडों में वहां बैठे रहे, और लोगों ने अपने ही दुष्टों को भेज के उनके ऊपर जो है चार्ज लगाने की कोशिश की। लोगों ने ये भी कहने की कोशिश की कि खालिस्तान है, कनाडा से पैसा आ रहा है। अरे अधिकांश पंजाबी जो है वो कनाडा में रहते हैं, उनके बच्चे अपने पिताओं के लिए जो है ना वो पैसा नहीं भेजेंगे। बिल्कुल पैसा भेजेंगे, वो भेजना चाहिए। तो मेरा कहना मतलब है उनको बदनाम करने से लेके हर कुछ किया गया है। हो सकता है पीछे एक आध केस में कुछ रियलिटी भी हो, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है, लेकिन किसानों जैसा दमखम मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए यदि आप जो है बाहर निकलेंगे, चक्का जाम करेंगे, रेल रोको करेंगे, तो जब तक इन्हें पसंद है तब तक आपको ये करने देंगे। जिस दिन उनको लगेगा कि नहीं आपको नहीं करने देना है, उस दिन अपने ही गुंडों को भेज के वहां पे खुरापात करा देंगे, लाठी भांजेंगे, गोली चलाएंगे और आपके खिलाफ फर्जी मुकदमे कायम करके आपको जेल भेज देंगे। तो ऐसा क्यों किया जाए? तो इसके लिए मैंने एक फिलॉसफी वो की है कि वो जो है ना माननीय नरेंद्र मोदी जी से ही उससे सीखा है कि थाली बजाओ, दीपक बजाओ, और साथ में क्राइम फ्री भारत का वीडियो का मांग वाला वीडियो भी चलाओ, और उसको जब यदि ये करोड़ों तक पहुंच गया तो उसको नजरअंदाज करना किसी के लिए संभव नहीं होगा। और परसों मैंने आपसे भी एक बहुत बड़ी बात सीखी है, वो ये कि घर के अंदर तो बाद में अपन बजा लेंगे थाली, लेकिन वो थाली बजवाने वालों को ढूंढने के लिए हमें गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में जाके लोगों को मिल के उनको अपने उसमें जोड़ के और क्राइम फ्री भारत का सब्सक्रिप्शन बढ़ा के फिर जो यदि हम करेंगे तो शायद जो है ये काले अंग्रेज हमारी बात को नजरअंदाज करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। क्योंकि देखो चाहे कोई भी हो, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि नरेंद्र मोदी इज ए बेटर चॉइस, दृढ़ निश्चयी हैं,
लेकिन उनके बहुत सारे निर्णय भी गलत हैं। हाँ ठीक है, एग्री। बहुत सारे निर्णय गलत हैं, जहां कहीं ना कहीं जो उसके पीछे मकसद है वो गलत है। जी। मतलब अकेला निर्णय गलत नहीं है, सोच गलत है। कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने की सोच है। अब जैसे अपन डिमोनेटाइजेशन की ही बात करें, जब 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 सभी लोगों के जनधन योजना में खाते खुल गए थे, तो जो कुछ बचे होते तो उनके वो भी खुलवा देते। आपको एक्सचेंज करने की क्या जरूरत थी? हमारे पास जितने भी करोड़ों हो चाहे कुछ भी हो, हम जमा करते, बाद में आप जांच करते कि कहां से आए वो करोड़। लंबी लंबी लाइन भी नहीं लगती। और अभी तो उल्टा हो गया है। अब आप ये देखिए, जितना पैसा सर्कुलेशन में था उससे ज्यादा पैसा जो है ना वापस आया है। इसका मतलब है कि जो फर्जी करेंसी है वो भी जो है ना, डुप्लीकेट करेंसी, वो भी वापस आ गई है। और लोगों को उस समय कितनी दिक्कत हुई। और ऐसा भी नहीं है, लोगों के पास करोड़ों रुपए भी पाए गए नई करेंसी के। तो इसका मतलब है लोगों ने चीजें तो मैनेज की हैं। हमने किसको सिवली पे चढ़ाया, नहीं चढ़ाया, इसका मतलब है मकसद कुछ गड़बड़ था। अब जैसे अपन दूसरे निर्णय को ले लें, 1,78,000 करोड़ इन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम पे इंडस्ट्रियलिस्ट के माफ कर दिए। और फिर उन्हीं के जो है, आप ये देखिए कि उन्हीं इंडस्ट्रियलिस्ट से एनोनिमस बॉन्ड ले लिया। बॉन्ड एनोनिमस क्यों होना चाहिए भाई? मैथिली शरण गुप्त ने किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया तो ये आना चाहिए रिकॉर्ड में मैथिली शरण गुप्त ने दिया है। तो वो भी सोच गलत है। अब आप ये सोचिए, जैसे प्राइम मिनिस्टर डिजास्टर फंड जो है, इसको पूरी तरह से ओपेक रखा गया है। अरे इट इज ए पब्लिक मनी, आपको खर्च करने का हक है, लेकिन पब्लिक को जानने का हक है। तो कहीं ना कहीं ये बातें जो है ना, अब कहीं ना कहीं कुछ लॉबीज हैं, वो लॉबीज काम कर रही हैं। जैसे ज्यूम करिए, आपको पुष्पेंद्र जी बहुत जान के ताज्जुब होगा कि मैंने जो है कोरोना वायरस जो है वो नींबू के रस से मर रहा है, इसकी साइंटिफिक रिसर्च की। मैंने माननीय नरेंद्र मोदी जी को 4 पत्र लिखे, उनके ऐप से भी डाले उनको। मैंने जो है ना ICMR के डॉक्टर पंड्या से बात की, और हमने उनको बताया कि हमने इस तरीके से जो है पॉजिटिव RT-PCR जो पॉजिटिव पाए गए हैं, उसमें 1 ड्रॉप लेमन का जूस डाला, और हमने ये पाया है कि RNA स्ट्रक्चर भी टूट जा रहा है। तो मैंने डॉक्टर पांड्या से बड़ी सिंपल सी रिक्वेस्ट की कि भाई, जितनी भी देश की RT-PCR लेबोरेटरीज हैं वो ICMR से जुड़ी हुई हैं, और आप रोज उनको कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल जारी करते हैं, तो उनको आप आदेश दे दीजिए कि जो RT-PCR पॉजिटिव है उसमें 1 नींबू का रस डाल के आपको रिपोर्ट भेज दें। आप दूसरे दिन उसके ऊपर एक रिसर्च पेपर लिख दीजिए, और जो है देश जो है ना वो गुरु बन जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा। और वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कोरोना वायरस को मार रहा है, उसे तो समय नहीं लग रहा है। तो आपका ना कोई क्वारंटाइन होगा, ना कुछ होगा, ना कुछ होगा। और यदि आप नींबू का रस डालते हैं, यदि तो पुष्पेंद्र जी, आपने कभी अपने नाश्ता क्षेत्रों में नींबू का रस डाला है कि नहीं डाला? किसमें? आपने? नहीं, किस चीज में डाला? आपके नाक के छिद्रों में आपने नींबू? नहीं, नेवर। लेकिन मैं आपको सलाह देता हूं कि आप इसको आज करें मेरे अनुरोध पे। अच्छा। हाँ, आप 3-3 बूंद जो है ना, आप दोनों नाक छेद में डालिए, थोड़ा सा नाक को ऊपर की तरफ करके, और ये थोड़ा सा हो सकता है कि आपको चिन्हनाहट थोड़ी बहुत हो। यदि हो तो उसमें आप जो है ना 2-2 बूंद जो है शुद्ध घी का जो है ना, गाय की घी का, वो डाल लीजिए। और यदि नहीं भी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। आप पाएंगे कि हाँ, वो आपके हर तरीके के वायरस को मारने में सक्षम है। आपका वायरल फीवर 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मुझे जो है लंबी बहुत खांसी आती थी, और वो जब खांसी आती थी तो वो महीनों चलती थी। जब से मैंने इसे कोरोना वायरस के समय हमने 90 दिन लगातार नींबू का रस सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि मैं अपने आप को विश्वास दिलाना चाह रहा था कि लंबे समय तक नींबू का रस डालने से कोई हानि तो नहीं है। तो मुझे लगा कि दूसरे से कहने की बजाय पहले यदि मैं अपने ऊपर करूंगा तो मैं ज्यादा विश्वास के साथ अपनी बात कह पाऊंगा। आपको ताज्जुब होगा, मैंने 90 दिन लगातार अपने नाक में जो है ना नींबू का रस डाला, और मैंने ये पाया कि हमारा तो खांसी बाची तो गायब हो गई। ठीक है ना? वायरल फीवर ये आता नहीं है, कोई भी बैक्टीरियल जो है ना इन्फेक्शन भी जो है ना काम नहीं करेगा। तो ये तो एक चीज से सैकड़ों जो है ना इलाज होता है। ओके। तो और आप जब
जब इसको डाल के आप देखेंगे तो थोड़ा बलगम बलगम जो यदि कान में भी होगा, नाक में भी होगा, तो वो ढीला हो जाएगा, वो आप खकार के बाहर निकाल दीजिए। और इसमें एक और बड़ी बात है लेमन के जूस में कि जब ये एपिग्लाइटस गले में एक बल्ब होता है जहां से जो विंड पाइप जो है ना जाके जहां गले में मिलता है, और इस एपिग्लाइटस बल्ब का काम ये है कि वो फेफड़े में हवा तो जाने देगा लेकिन किसी पानी को नहीं जाने देगा। तो जब नींबू का रस इस एपिग्लाइटस को टच करता है, यदि आप कोरोना से पीड़ित हैं और आपके फेफड़े में यदि अंदर फाइब्रोसिस और वाटर यदि म्यूकस वगैरह यदि डिपॉजिट है, तो वो आपको इमीडिएट वॉमिटिंग करता है और आपका जो कोरोना लोड जो कि फेफड़े के अंदर है उसे भी बाहर निकाल देता है। और जब मैंने सोचा, मैंने इसमें वो किया कि यदि एज्यूम करिए कि इंक्यूबेशन के पीरियड में यदि आपने नाक में डाल दिया तो वो तो मार देगा वायरस को, वायरस जो है ना जा ही नहीं पाएगा। लेकिन यदि मान लो किसी व्यक्ति को नहीं मालूम पड़ पाया और वायरस उसके लंग्स में चला गया, तब क्या किया जाए, राइट? तो उसके लिए मैंने एक फार्मूला निकाला कि आप पानी में जो है 2 नींबू निचोड़ लीजिए, तो भाप के साथ जो है वो नींबू के ट्रेस भी अंदर चले जाएंगे, तो जो रिसेप्टर पे कोरोना बैठा है उसको भी मार दिया जाएगा। अब आप ये देखिए 1200 रुपए की एक डोज वैक्सीन की आ रही है, यदि 137 करोड़ का उससे मल्टीप्लाई करें तो ये होता है 17 लाख करोड़। और उसमें भी जो है ना 60% 70% कहते हैं कि हो इसके बाद भी हो जाएगा, ठीक है ना? तो वो उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं क्योंकि ये आरएनए स्ट्रक्चर को तोड़ दे रहा है, और हर वायरस जो है उसमें आरएनए होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन होता है और स्पाइक्स होती हैं। इन 3 चीजों से जो है कोई भी वायरस बनता है, कोई भी वायरस, इवन वायरल फीवर वाला वायरस भी ऐसे ही बनता है। तो चूंकि नींबू आरएनए स्ट्रक्चर को तोड़ दे रहा है, लिहाजा इसके सामने कोई भी वायरस का वेरिएंट टिक ही नहीं सकता है। तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। तो डॉक्टर पंड्या ने जानते क्या जवाब दिया मुझे? पुष्पेंद्र जी, आपको ताज्जुब होगा, वो दुष्ट मुझसे कहता है कि सर स्टेट इज ए हेल्थ सब्जेक्ट, सॉरी हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, तो आप एसीएस हेल्थ, मध्य प्रदेश की एसीएस हेल्थ से बात कर लीजिए। तो मैंने कहा कि एसीएस हेल्थ तो डरे हुए हैं आपके फतवाओं से, और मैंने कहा जब यदि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो फिर आप रोज जो है प्रोटोकॉल के नाम पे फतवे क्यों जारी कर रहे हो? तो फिर आपको लज्जा आना चाहिए इस बात में। उसके पास कोई जवाब नहीं था इस बात का। तो मुझे क्या लगता है कि हम जाने कहां कौन कौन से प्रेशर को झेल रहे हैं। जो आप कहते हैं ना कि एक प्रधानमंत्री को मालूम नहीं कितने गेम मैनेज करना पड़ते हैं, आई डोंट नो, उनकी मजबूरियां होंगी। यदि हम जो है ना उनकी जगह पे होते तो मालूम पड़ता कि उन्हें वो क्या झेल रहे हैं। लेकिन राष्ट्र हित के निर्णय लेने में तो मुझे लगता है कि यदि कुछ झेलना है तो झेलना चाहिए, क्योंकि फिर जैसे मान लो जो लीडर है या जो मैनेजर है या जो टॉप वो है एग्जीक्यूटिव, ये तो उसके रिस्क का हिस्सा है। वो ये नहीं कह सकता है कि साहब मुझे ये झेलना पड़ेगा, मुझे ये दबाव भेजना पड़ेगा। और एट द सेम टाइम हमारा डिफेंस तो बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप ये जाएंगे, हमने जो है ना इसमें सीएसबी का फिर एग्रो मॉडल किया है, जिसमें हम कह रहे हैं कि ज्वाइंट वेंचर के तहत हम अपनी ताकत से, बिना सरकार की मदद से, किसानों की इनकम 5 गुना बढ़ा देंगे, वो भी ओवरनाइट। और उसका फार्मूला बड़ा सिंपल है कि जो उसकी कॉस्ट है, चाहे लेबर की हो, चाहे सीड की हो, चाहे वो सब हमने वहां से निकाल के कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में डाल दी है। तो यदि आपकी 80% कॉस्ट बन रही है और आपको एक एमएसपी बिना कॉस्ट के यदि हम दे देते हैं, तो आपकी इनकम 5 गुना हो गई है। इट रिक्वायर्स नो रॉकेट साइंस। और जो ये कीमतें हैं वो कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में जा रही हैं। तो वो और उसमें जो है ना इंटीग्रेटेड फार्मिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम खेत के चारों तरफ जो है ना 10 फीट गहरी जो है ना वो खोदेंगे, फिर जो है ये आपस में जो है एक मिट्टी के पाइप से जुड़े रहेंगे, पके हुए मिट्टी के पाइप से, और हम जो है 2 साल में पानी का लेवल 8 से 10 फीट पे ले जाएंगे। आपका जो है फ्लड की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपकी ड्रॉट की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हमारा जो है, हाँ, अभी हम एक प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें माननीय नरेंद्र मोदी जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उसमें सम्मिलित हुए थे, और गवर्नर जो गुजरात है मिस्टर देवव्रत जी, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया कि कैसे जीवामृत से उन्होंने जो है अपनी मृत प्राय मिट्टी को
पहली ही फसल में ठीक कर लिया और उससे उन्होंने काफी जो है नॉर्मल तो जो है वो पहले साल में ही उनको वो मिल गया, जबकि उनकी खेती जो है ना, खेत उनका डिजर्ट हो चुका था, जिसको वो बटिये में देते थे उसने वापस कर दिया कि साहब इसमें तो हमारी कीमत भी नहीं निकल रही है। उससे उन्होंने जो नॉर्मल ऑर्डिनरी ईल्ड तो उन्होंने पहले साल ले ली और उसके बाद हर उसमें जो है ना वो बढ़ती जा रही थी। करेक्ट करेक्ट। अच्छा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं इसको बहुत ध्यान से एज ए स्टूडेंट सुन रहा था, राइट। मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने ऐसी बात कही। तो मुझे लगा कि जब इतना प्रमाणित तरीके से हो रहा है तो फिर हम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड के ऊपर सब्सिडीज क्यों दे रहे हैं? हम उस पैसे में उतना ही पैसा और जोड़ के हर किसी को एक गाय और 4-5-6 जो है ना वो प्लांट जिसमें कि मुनिंगा जैसे, जिसमें से फॉडर पैदा हो जाए तो गाय को खिलाने का खर्चा भी नहीं होगा और उससे जीवामृत बना बना के अपना भी फायदा करें, पड़ोसियों का भी फायदा करें। और जो दूध, अभी दूध की स्थिति ये है कि वी आर प्रोड्यूसिंग ओनली 1/4 ऑफ द मिल्क, 3/4 ऑफ द मिल्क इज बीइंग मेड फ्रॉम द केमिकल सोर्स। और इसके बारे में रिसर्च ये कह रही है कि यदि ऐसे चीज को, दूध को जो है यदि 4 साल तक लगातार पिया जाएगा तो 87% लोगों को कैंसर हो जाएगा। अब ये बताओ, ये जो है ना जिनके पास 4 गाय नहीं है वो टैंकरों में दूध कैसे भेज रहे हैं? मतलब ये कौन देखेगा? करेक्ट करेक्ट। आप ये बताइए, जो है ना किसान अपन जिनको बड़ा देवता कहते हैं, वो जो है उनकी जो भी मजबूरी हो, गाय भैंस बकरियों